हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस का डे 2 का टारगेट लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पूर्वालोकन सीरीज जो चला रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, उसमें आज ये डे 2 है और टारगेट नंबर भी हमारा 2 है। इसमें हम टॉपिक 3 पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करा दिए थे। तो आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आज मैं इसी सीरीज में पूर्वालोकन की अपनी सीरीज में ये नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। तो फटाफट से हम इसके नोट्स पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इसका पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज करते हुए चलें। मैं जल्दी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाने वाली हूँ, उसमें भी आप टेस्ट कर पाएंगे। और मैं जल्दी एक करंट अफेयर का भी, जो क्रॉनिकल की मंथली हमारी जो क्रॉनिकल की आती है ना मैगजीन, तो मैं मंथली क्रॉनिकल मैगजीन भी आपको करंट में कराने वाली हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, बैक में जो मेरे वॉइस आती रहती है, जो नॉइस आता है शोर, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा पॉश एरिया है, तो वहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं इस नॉइस का कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और हम चलते हैं अपनी पढ़ाई करने में, क्योंकि स्टडी जब करते हैं तो फिर किसी भी शोर का कोई मतलब नहीं होता, ना हमें कुछ सुनाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने की थी। तो यहाँ पे जितना मैं हाईलाइट करती जाऊंगी या जिसको मैं बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट है, बस उतने उतने पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी? तो मई 1934 में की गई थी, ये हमें याद रखना है। और रांची में गठित स्वराज पार्टी ने किसने की थी? तो रांची में जो स्वराज पार्टी गठित थी उसने की थी। तो बस ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। तो 1934 में ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और उसी समय ही संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन आता है, एम एन रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग पहली बार की गई थी 1935 में। बस इसमें यहाँ पर इतने ही पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले 1942 में कृत मिशन के द्वारा किया गया था। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि संविधान सभा के संविधान का जो निर्माण करने का प्रस्ताव आया था वो सबसे पहले 1942 में कृत मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया वो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उसने कहा कि संविधान सभा का निर्वाचन होगा, ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होगा? तो वो जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, तो इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये भी हमें याद रखना है कि प्रति 10 लाख, कितने लाख? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था क्या थी? प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ये हमें याद रखना है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। इनमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिशों की थी, यानी ब्रिटिश भारत को दी गई थी, और 93 सीटें जो मिली थी वो हमें मिली थी देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन किया गया और 11, ठीक है, ब्रिटिश भारत का 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन हुआ और 11 गवर्नरों के प्रांतों का, ठीक है, क्या हुआ? 11 गवर्नर के प्रांत आए और 4 का चयन प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ये इनका ब्रिटिश में तो 296 सीटें बटी थी, तो उसमें ये इन्होंने बांटा 292 सदस्यों में 11 गवर्नर और 4 प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों से। नेक्स्ट, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो देसी रियासत आपको समझ में आई गया, 98 सीटें मिली थी, तो वो सारी की सारी इनका चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो कब हुआ? तो वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली। ठीक है, तो 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को बांटी गई थी उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें मिली? तो 15 सीटें मिली। तो ये आप समझ में आ गया, बट गया ये। ठीक है, 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम को और 15 सीटें जो है छोटे समूह के स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लिया था? तो नहीं, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा कौन से निर्वाचन का परिणाम थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ठीक है, जितनी भी राज्य की विधानसभाएं थी उन सबका उपयोग किसके रूप में किया गया? तो निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह निर्वाचन व्यस्क मताधिकार पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा का वो किस मताधिकार पर आधारित था? तो वो था हमारा व्यस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो था वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर किया गया था। ठीक है, उस समय जितना भी निर्वाचन हुआ वो आपके पास मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित रहे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि वो बैठक में उपस्थित हों। तो अब देखते हैं कौन कौन उपस्थित हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं अगर पूछा जाए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और फिर 11 दिसंबर 1946 को ठीक 2 दिन के बाद में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था।
ये देखिए निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित कर लिए गए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि कितनी हुई? 165 दिन की अवधि हुई। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को, 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन कब था? तो 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः यानी 11 अधिवेशन हुए, एक अधिवेशन और हुआ। कब हुआ? वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसलिए टोटल अधिवेशन अगर कभी पूछने में आता है तो हमें 12 लगाने हैं, और अगर ऑप्शन में 12 नहीं है तो हम 11 अधिवेशन लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल वैसे तो 11 अधिवेशन हुए थे और एक अधिवेशन हुआ था जब हमारा ये 24 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान जो है पारित होना था पूरी तरह से 26 जनवरी को लागू हुआ था ना जब संविधान, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को फिर से ये सभा बुलाई गई थी इसी के लिए कि हमारा जो संविधान है पारित होना है उस पर। जब सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये हम सबको पता है और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाओं की संख्या थी 15। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। उनके नाम देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। उनके नाम थे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और आपकी 15वीं थी अम्मू स्वामीनाथन। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेन विले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये इनका जो कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया अंतरिम सरकार का गठन? तो 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। ये हमें याद रखना है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार के गठन में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, लेकिन हमें याद रखना है कि 26 अक्टूबर 1946 को जब दोबारा पुनर्गठन हुआ सरकार का तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, तो प्रथम अंतरिम कैबिनेट कब हुई? तो प्रथम अंतरिम कैबिनेट हुई थी आपकी 1946 को। अब देखते हैं इसके कुछ विभाग और प्रभारियों के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाग और प्रभारियों के नाम ये तो आते ही आते हैं और मिलान करने को भी आता है, तो इसको इनको बहुत अच्छे से हमें लर्न कर लेना है, रख लेना है अच्छे से। जो विभाग है हमारे उपसभापति, विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंध। तो उपसभापति का विभाग विदेशी विभाग और राष्ट्रमंडल संबंध विभाग आप किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रभारी थे। गृह, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कृषि और खाद्य विभाग दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये हमें रख लेना है। कला, शिक्षा और स्वास्थ्य का विभाग दिया गया था सफाद अहमद खान को। वाणिज्य विभाग था CH भाभा का। रक्षा विभाग था बलदेव सिंह का। वित्त विभाग था जॉन मथाई का। और उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया था श्री राजगोपालाचारी को। श्रम विभाग से थे जगजीवन राम। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है कि श्रम विभाग के प्रभारी कौन थे। रेलवे, संचार, डाक और वायु परिवहन की प्रभारी थी आशफ अली। कारखाना, खान और विद्युत विभाग के प्रभारी थे शरद चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमारे नोट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम थोड़ा सा पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट 1946 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने प्रथम अंतरिम कैबिनेट पढ़ा और फिर जब दोबारा से कैबिनेट जो है पुनर्गठित हुई थी तो उस समय कौन कौन बन गया था ये देखते हैं और किसको क्या क्या विभाग मिल गया था। तो उपसभापति विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध पहले भी जवाहरलाल जी के थे और अब बाद में भी जवाहरलाल जी के थे। कृषि और खाद्य मिल गया राजेंद्र प्रसाद का ही था। वाणिज्य इब्राहिम इस्माइल को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है और चुंदरीगढ़। ठीक है, रक्षा जो दी गई थी, रक्षा का जो विभाग था वो बलदेव सिंह को दिया गया। वित्त विभाग लियाकत अली को मिला। शिक्षा का विभाग राजगोपालाचारी को दिया गया। गृह, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। श्रम विभाग जगजीवन राम को दिया गया। रेलवे, संचार, डाक और वायु परिवहन विभाग दिया गया था अब्दुल रब निरंतर को। इन्होंने कारखाना, खान और विद्युत विभाग भी इनको दिया गया था। तो ये हमारा आज के नोट्स कंप्लीट होते हैं हमारे। तो देखा आपने कितना क्लीन था। पूर्वावलोकन पढ़ने का हमें बहुत फायदा होता है, इसमें हमें पूरा टॉपिक भी कवर हो जाता है और क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक में हमें ये भी पता चल जाता है। तो अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने में। तो क्वेश्चन हम PYQ करेंगे। PYQ करने से हमें पता चल जाएगा कि अब तक हमने जितना पढ़ा उसका कितना हमें लर्न हुआ, कितना हम समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? ये बताइए। तो ये इसमें आंसर क्या होगा आप बताइए। तो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, ये रख लीजिए, अभी हमने देखिए पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कितने अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति अनुपात में था। ये इसका सही जवाब है ना। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, है ना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी देती जा रही हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप ठीक से देखिए और बताइए कि कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था।
तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में मैं आपको बता देती हूँ, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, वो तो लेके आई थे, है ना। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का था इस मिशन के सदस्य स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड से थे, ठीक। दूसरे थे हमारे पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय। कौन थे पैंथिक लॉरेंस? पैंथिक लॉरेंस हमारे सचिव थे, ठीक है। और क्रिप्स जो था वो उस समय अध्यक्ष था, ठीक। और उसके बाद थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। कौन थे? नौसेना मंत्री थे। मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपको याद रखना है कि एबी अलेक्जेंडर आपके नौसेना मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 1946 को। तो देखिए हम अपना रिवीजन भी करते जा रहे हैं और अपना सारे टॉपिक भी कवर करते जा रहे हैं, और मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी देती जा रही हूँ, और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए, आपको भी लर्न होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो बताइए कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, अभी हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसी आधार पर गठन किया गया था ना। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो हमको पता है कि अंतरिम के उप सभापति कौन थे, बताइए उप सभापति कौन थे? तो उप सभापति कौन बनाए गए थे? उप सभापति बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो 24 अगस्त 1946 का, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ध्यान से पढ़िए, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कौन नहीं था ये हमें अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त, ठीक है, कितना अगस्त? 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, 24 कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से, अभी मैंने आपको बताया था 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, तो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी तो थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अभी हमने पढ़ा था कि खाद्य और कृषि विभाग मिला था, ठीक है, खाद्य और कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम कौन थे? तो जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। तो और राधाकृष्णन तो नहीं थे, ठीक है ना, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस समय अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। आपने देखा कि मैंने जब प्रथम अंतरिम कैबिनेट बताई थी तो उस समय राधाकृष्णन नहीं थे, लेकिन राधाकृष्णन को जब पुनः गठन हुआ तो उस समय राधाकृष्णन को नहीं, अच्छा हाँ, राधाकृष्णन तो दोबारा वाले में भी नहीं थे, मैं सॉरी, मैं गलत बोल गई। तो राधाकृष्णन इस समय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉइस बहुत आ रही हो तो प्लीज एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ठीक है, ये हमारा कथन है। कारण कह रहा है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो अब हमको इसका ऑप्शन बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है, या कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या है ना, ऐसे कैसे। मैंने इसमें दो ही ऑप्शन लिए हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें मैंने ऑप्शन वो नहीं लिखा है, ऑप्शन इसमें आपका क्या है कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो जिसमें कथन जो है वो हमारा सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन कि अक्टूबर 1943 का, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथिगो था, ठीक है, लिनलिथिगो था के स्थान पर विस्काउंट वेबल, तो लिनलिथिगो पहले था, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया? तो वेबल नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया गया? वेबल नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात करी और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना और युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सारे प्रावधान जो थे वो उसमें शामिल थे। तो वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो यहाँ पर हमारा जो है ना पहला वाला कथन जो है वो सत्य है और कारण हमारा गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए किसने प्रस्तुत किया था? तो जाहिर सी बात है, मैंने सबसे पहला ही हमारा नोट्स में ही लिखा हुआ है कि स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। और ये कब किया था? तो मई 1934 में रांची में। कहाँ गठित हुई थी स्वराज पार्टी? रांची में, ठीक है ना, रांची में, सॉरी ये गलत लिख गया है, तो एक मिनट। तो स्वराज पार्टी 1934 में मई 1934 में रांची, ठीक है, रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आप निर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रथम संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन? तो कौन सा कथन इसमें सही है? सारे कथन पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पढ़िए, मैं आपको पढ़ने का टाइम दे रही हूँ। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें आपका पहला और दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। यह व्यस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, नहीं, बिल्कुल व्यस्क मताधिकार पर ये आधारित थी, तो ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा हमारा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके रॉन्ग है, ठीक है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, मैंने आपको बताया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये निर्वाचक
राज्य विधानमंडलों का स्तर पर व्यस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पढ़िए और बताइए कि इसमें से गलत कथन हमारा कौन सा है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें गलत कथन है हमारा सी नंबर का। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये कथन हमारा गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ये हमें पता है, ना कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है ना। कारण संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या, बताइए क्या था इसमें? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से चुनी गई थी, विभिन्न सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनी गई थी जो प्रारूप तैयार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब बताइए अब इसका क्या आंसर आपको, ठीक से पढ़ के बताइए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी आपका होगा नंबर सी की प्रांतीय सभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था भारतीय राज्यों प्रांतीय सभाओं के द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लर्न कर लीजिए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कब चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। और अगर क्वेश्चन आता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें कब चुना गया था? जिन्हें पहली बैठक में चुना गया था, जिन्हें पहली बैठक की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 को। चुना गया नहीं बोलेंगे क्योंकि चुने गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए 11 दिसंबर 1946 के और यही स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, निर्वाचित हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी? जिसका आंसर क्या होगा बताइए। तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसमें ये तो पूछा नहीं है कि स्थायी अध्यक्ष बताइए या अस्थायी अध्यक्ष बताइए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, क्योंकि पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उद्घाटन की अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, क्योंकि पहली बैठक इन्होंने करी। और कब करी? तो फिर से मैं बता देती हूँ, 9 दिसंबर 1946 को करी। प्लान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पे भी अस्थायी और स्थायी नहीं पूछा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, तो हम यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे। ठीक, प्लान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे भी सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनेंगे। ठीक है, और अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता तो पहले हम उन्हें चुनते, क्योंकि यहाँ पे स्थायी और अस्थायी नहीं पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पे आंसर लिख जाए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। और किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, सच्चिदानंद ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन अभी बताया हमने कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होने से लर्न करते जाइए ताकि आपको दोबारा लर्न ना करने पड़े। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। से बार बार वही क्वेश्चन उधर से घुमा के पूछ रहा है। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अभी मैंने बताया सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था कब? बताइए कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा चेंज हुआ है। लगातार हमने 5-6 क्वेश्चन वही रिपीट देखे थे, तो यहाँ पे आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव किसमें बदल गया? तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाता है? हमारा प्रस्तावना कहलाता है। तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन गए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए वही क्वेश्चन घुमा कर दे दिया और सेम क्वेश्चन दिया जिसका अभी मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? तो अभी मैंने आपको बताया 13 दिसंबर 1946 को दिया था। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हमने बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये देखिए सारे कथन पढ़िए, चारों कथन दिए गए हैं और स्फुट में से सही उत्तर का हमें मिलान भी करना है। पहले आप सारे पढ़ लीजिए, मुझे बताइए कि आपने पढ़ लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपका आंसर सही होगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये तीनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो मैं उस समय जब नोट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कुल अधिवेशन तो 12 हुए हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अधिवेशनों की संख्या 11 थी। लेकिन जब कुल अधिवेशन पूछे जाए, जो कि लास्ट अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, उससे पहले 11 अधिवेशन हो चुके थे। ठीक है, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ था। तो कुल अधिवेशन आपका 11 ऑप्शन नहीं है, तो आप 12 पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हमने नोट्स में पढ़ा था कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है भाई। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बताइए कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे
HC मुखर्जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, HC मुखर्जी थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो वो थे KM मुंशी। ठीक है, तीसरा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे VT कृष्णामचारी। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो हो गया, मिलान हो गया। तो पहले का हो गया 4, B का हो गया 3, C का हो गया आपका 1 और D का हो गया आपका 2। ठीक है, मिलान हो गया हमारा, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था नोट्स में कि संवैधानिक सलाहकार थे हमारे बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि हमारे BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यही थे। ठीक है, नेक्स्ट, निर्माणी सभा के। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, बताइए, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन और बताइए। तो ये है, वही पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस उसमें थोड़ा सा संवैधानिक सलाहकार दे दिया गया, इसमें प्रारूप तैयार करने वाला पूछा गया। तो यहाँ भी आपका आंसर होगा BN राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे, ये याद कर लीजिए। 200, इनके जो मूल प्रारूप था उसमें 243 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी, तो 13 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां। ठीक है, 13 अनुसूचियां थी और 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तीसरा वाचन पूछा जा रहा है कि तृतीय वाचन कब पूरा हुआ। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन जो हुआ था, यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ है 26 नवंबर 1949 तक ये चला है। ठीक है, अतः ये विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको इसकी डेट बता देती हूँ। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 तक ये चला था। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, बताइए। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी, प्रस्तावना थी, में उल्लेख किया गया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और उसको अंतिम रूप देने की जो तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया। तैयार तो हमारा 26 नवंबर 1949 हुआ था, लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को था। ये मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, बताइए। भारत का संविधान कब अपनाया हमने, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो भारत का संविधान फिर से वही आंसर होगा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, ये होगा आंसर, गलत लगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो लागू होने की जब डेट पूछी जाएगी तो हम बताएंगे, सॉरी हम बताएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अभी पढ़िए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, उसकी डेट याद रखिए, दिसंबर 1929 को। ठीक है, दिसंबर 1929 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। ठीक, में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई इस अधिवेशन में, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता भी रहा है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, बताइए। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में, 11वें अधिवेशन में। तो 11वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 11वां अधिवेशन हमारा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा ये अपनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब स्वीकृत किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसमें भी आंसर आपका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था आपका संविधान सभा के द्वारा। कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, बताइए। तो अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट, अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुई, तो ये अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये MPPCS 1992 में पूछा गया था। तो हमको बताना है कि उनका जन्म हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु उनकी हुई है 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर हुई, तो दिल्ली में हुई। ठीक, और जन्म कहाँ हुआ था, तो मऊ में हुआ था। तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पढ़िए और इस पर विचार करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है सिटी गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श को परिणित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हुई। तीसरी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को बंद किया। ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका नीचे दिया गया, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक ग्रही संविधान कहा जाता है। तो ये इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें आपको आंसर बताना है, बताइए इसमें क्या कथन और कारण में से क्या सही होगा, क्या सत्य होगा, क्या सत्य होगा। तो इसमें आंसर होगा आपका बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसको एक रही संविधान कहा जाता है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आजाद ने की थी। गलत हो गया, मौलाना आजाद ने की थी। ठीक है, तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी चाहते थे कि इसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, ये कथन है आपका आइवर जेनिंग्स का, याद रखना है। नेक्स्ट है, कथन वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखिए फिर कथन का आ गया, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन दिया है ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, इनका पूरा नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार है ग्रैनविले ऑस्टिन, और इनकी एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बुक है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में लिख दूँ क्या? कहीं मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसमें आंसर आपका ऑस्टिन आएगा, और इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, STITUTION। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 महिला सदस्य थी, और इनके नाम भी हमने अभी पढ़े थे। तो देखिए आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। तो आपने कितने आंसर्स लगाए हैं, आपके कितने आंसर सही हुए हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आज हमने 50 क्वेश्चंस लगाए। आप देख सकते हैं 50वां नंबर का क्वेश्चन था। तो आज का थोड़ा सा टॉपिक बड़ा था, तो इसलिए मैंने आज एक ही टॉपिक लिया है। कभी छोटा टॉपिक कोई होगा तो उसके साथ मैं 2 टॉपिक्स कवर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपका कुछ हेल्प हो पाई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों को भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ताकि औरों का भी कुछ हेल्प हो सके। तो अगर आपको ये मेरी पूर्वालोकन की श्रृंखला पसंद आ रही है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं फीडबैक इसलिए चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या सुधार कर पाऊँ, और आप और क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ की सीरीज चाहते हैं। अगर आप किसी बुक की सीरीज चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं डिस्क्राइब करके पूरा पढ़ाऊँ, आपको बताऊँ, तो आप उसका भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वो भी लेके आऊँगी। और अब जल्दी मैं करंट अफेयर की आज या कल में एक क्रॉनिकल मैगजीन का आपका करंट अफेयर भी चालू कर दूँगी, ताकि मंथली हमारा करंट अफेयर भी कंप्लीट होता जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।